दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लगातार अध्ययन कर रहे होंगे। दोस्तों एमपीपीएससी मेंस के पेपर फर्स्ट में इतिहास विषय हम पढ़ रहे हैं और यूनिट 2 की यह हमारी यात्रा काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी है और आज गर्दभिल वंश हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद सिर्फ 2 वीडियो और बाकी है जिसमें हम परमार व गोंड वंश का अध्ययन करेंगे और हमारी यूनिट 2 पूर्ण हो जाएंगी। मित्रों, इतिहास अध्ययन के समय सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा की तरह मैं आपसे कहता हूं, जानकारी के सोर्स। अमुक वंश की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, अमुक शासक की जानकारी यहाँ से मिलती है। ये लाइन जब आपके आंसर में होती है ना, आपके आंसर का सत्यापन करती है, उसे प्रभावी बनाती है और कॉपी चेक करने वाले को प्रसन्न करती है आपकी ये लाइन कि अच्छा, आप सत्यापन के साथ अपनी बात रखते हैं, हवा में बात नहीं करते। गर्दभिल वंश की जानकारी हमें थेरावली जैन ग्रंथ है, मेरुतुंग ने की रचना की है। हरिवंश पुराण, ये भी जिनसेन की रचना है, से जानकारी मिलती है। पुराणों में विष्णु, वायु और मत्स्य पुराण में भी गर्दभिल वंश के बारे में उल्लेख है। इसके अलावा अन्य साहित्यिक साक्ष्यों की बात करें तो गाथा सप्तशती, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी ये लोक कथा है और कालिदास के साहित्य से हमें गर्दभिल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब आप लगातार यदि मुझसे जुड़े हुए हैं तो अभी तक अभ्यस्त हो चुके होंगे किसी भी वंश को पढ़ने से पहले कि कौन कौन से प्रश्न हमारे अंतःकरण से बाहर आते हैं, कि क्या पढ़ना है, कैसे जानना है किसी वंश के बारे में। मित्रों, वही हमारा सामान्य सा पहला तो कहाँ शासन किया था, कब किया था, किसने किया था और कैसे। तो कहाँ शासन किया था, इसमें तो आप मैप देख सकते हैं। उज्जैनी का जो एरिया है मालवा, ठीक है। किसने शासन किया था, तो गंधर्व सेन इसका संस्थापक था। इसके बाद भर्तृहरि, विक्रमादित्य, फिर धर्मादित्य जिसे विक्रमसेन भी कहा गया है, भाइल, नाइल, नाहद, ये 7 शासक थे। इन्हें सप्तगर्दभिल नाम से जाना जाता है, ये नोट कर लेना आप। कहाँ शासन किया था मैं आपको बता चुका हूँ। कब किया था, तो लगभग 82 ईसा पूर्व शासन था ये। 182 को आप 82 करना। 82 बीसी में हालांकि विभिन्न इतिहासकारों में समय को लेकर विरोधाभास है, प्रतीत होता है, लेकिन एक सर्वसम्मति से सहमति अगर हम प्राप्त करने की कोशिश करें तो लगभग 82 बीसी। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके शासकों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले शासक थे गंधर्व सेन। तो इनके बारे में क्या लिखेंगे हम उत्तर लिखने के समय। अगर गंधर्व सेन आते हैं तो पहली लाइन संस्थापक थे ये कुशल शासक थे, प्रतापी शासक थे। पुराणों में इन्हें शुंगों का उन्मूलन करने वाला कहा गया है, यानी उज्जैन के क्षेत्र से शुंग के प्रभाव को समाप्त कर दिया था गंधर्व सेन ने और गर्दभिल वंश को स्थापित कर दिया था। यहाँ तक आपको क्लियर है बात? ठीक है, नोट भी करते जाइए या फिर पहले पूरा वीडियो देख लीजिए और फिर वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए। मैं ये समझ के चल रहा हूँ आप गंभीर अभ्यर्थी है, आलस्य नामक शत्रु आपके दूर दूर तक फटकता भी नहीं है, इसलिए आप नोट्स बनाएंगे, पीडीएफ की मांग नहीं करेंगे।
और ये मेरा नोट्स है, शॉर्ट नोट्स जिसे कहते हैं, टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास वाला। गर्दभी विज्ञान का ज्ञाता होने के कारण इस वंश का नाम गर्दभिल्ल पड़ा। इस शब्द के डीप में यदि हम जाएं तो गर्दभी विज्ञान वह विज्ञान है जो औषधीय ज्ञान के द्वारा चिकित्सा और अन्य शोध व अनुसंधान के लिए निष्कर्ष देती है। कहीं कहीं गर्दभी अहिंसा के रूप में भी जैन धर्म में किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है राजा गर्दभिल्ल की। तो आप इतना याद रखेंगे, गर्दभी विज्ञान के ज्ञाता होने के कारण इन्हें गर्दभिल्ल वंश का कहा गया। और नाम तो इनका गंधर्वसेन था ही। गंधर्वसेन का एक अन्य नाम महेंद्र आदित्य मिलता है मित्रों, कथा सरित सागर, है ना, सोमदेव की ये रचना है, आपको पता है। चूँकि प्रीलिम्स में भी मध्य प्रदेश का इतिहास है, प्रमुख वंश है, तो आप इन फैक्ट को भी याद रखना जरूरी समझें, यह मैं आपको सावधान कर देता हूँ। गंधर्वसेन को 2 पुत्र प्राप्त हुए जिनमें भर्तृहरि व विक्रमादित्य के नाम बहुचर्चित है, आप भी जानते हैं। भर्तृहरि पहले शासक बनते हैं, फिर वो वैराग्य धारण करके राजपाट छोड़कर निकल जाते हैं। इस प्रकार की कहानियाँ जनमानस में प्रचलित है, आप जानते हैं। और फिर राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक बनते हैं, और विक्रमादित्य सबसे महान शासक, जिसे इस वंश का सबसे प्रतापी और महान प्रजापालक शासक कहा जाता है। और उनके शासनकाल से प्रभावित होकर के उसके उत्तरवर्ती शासकों ने विक्रमादित्य को एक उपाधि के रूप में ले लिया मित्रों। इतने महान थे, अपने नाम के पीछे विक्रमादित्य लगाने लगे थे। आगे चल के चर्चा करेंगे विक्रमादित्य के बारे में। गंधर्वसेन का एक फैक्ट ये भी है कि शकों ने गंधर्वसेन को पराजित कर दिया था। थोड़े समय के लिए उज्जैन पर शक आ गए थे, हालांकि बाद में विक्रमादित्य ने उन शकों को प्रभाव को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। शुंग का उन्मूलन करता तो गंधर्वसेन है, शकों से ये पराजित हो गए थे। और फिर विक्रमादित्य ने तो शकों को हराया ही था। मुझे उम्मीद है आप आसानी से समझ रहे होंगे और पूरी एकाग्रता से इस लेक्चर को सुन रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको टू द पॉइंट कंटेंट देने की। अगले शासक लगभग 13 वर्षों तक गंधर्वसेन ने शासन किया, और 69 BC के आसपास, देखो मित्रों अलग अलग जगह अलग अलग समय मिलता है, फिर भी हम एक अनुमानित समय जो सर्वमान्य है उसको बता रहा हूँ मैं आपको। और वहाँ उत्तर में भी आप तो लिख देना, स्पष्टीकरण बहुत सही बात होती है कि ऐसा ऐसा है श्रीमान, समय को लेकर विवाद है, बहुत सही रहेगा आपके लिए। भर्तृहरि मित्रों, चतुर्थ प्रश्न पत्र में इन्हें दार्शनिक के रूप में ऐड किया गया है नए सिलेबस में। बहुत मर्मज्ञ नीतिकार कवि भर्तृहरि थे, बहुत बड़े महान। तो ये विशेषण इनके लिए आपने याद कर लिया, ठीक है, ये विशेषण इनको आप दोगे। महान कवि, नीतिकार, मर्मज्ञ, दार्शनिक और उज्जैन के सम्राट, ये भी बोलेंगे, उज्जैन के गर्दभिल्ल साम्राज्य के राजा। और फिर क्या बताओगे, गंधर्वसेन के पुत्र, ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र। आप लिखना तो सीख ही गए होंगे, बाकी आंसर राइटिंग की क्लासेस में मैं आपको बताने वाला हूँ ही सही। अब ये महान कवि थे तो इनकी रचनाएं भी थोड़ी देख लो। शतक त्रयी बहुत प्रसिद्ध हुई, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। मैंने वैराग्य शतक की कुछ पंक्तियाँ, कुछ वो उसका अंश पढ़ा है मित्रों, बहुत गजब। इन्होंने तृष्णा के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। इन्होंने जगत, बंधन, मोक्ष, मुक्ति के बारे में बहुत अच्छा विस्तार से वर्णन किया है। और हम भर्तृहरि पर चतुर्थ प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से वीडियो लेकर आएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ, और हम विस्तार से भर्तृहरि को पढ़ेंगे। फिलहाल गर्दभिल्ल वंश के एक शासक के रूप में जो आवश्यक जानकारी है वो यहाँ हम चर्चा में ले रहे हैं। गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे और उनसे प्रभावित होकर ऐसा माना जाता है कि वैराग्य धारण करा था इन्होंने। जबकि कुछ कथाएं ऐसा भी कहती है कि अपनी पत्नी
द्वारा किए गए विश्वास भंग के कारण इनकी पत्नी किसी राज्य के किसी सैनिक के साथ अवैध संबंधों में थी, तो उनसे दुखी होकर भर्तृहरि ने संन्यास ले लिया था। ऐसी भी जनश्रुतियाँ प्रचलित है। इनकी पत्नी का नाम पिंगला था, यह मैं आपको बता चुका हूँ। विक्रमादित्य के अग्रज और उज्जैनी के राजा, ये भी हो गया। अब हम आते हैं विक्रमादित्य पर। दोस्तों, गर्दभिल्ल वंश का ही नहीं, उज्जैन में शासन करने वाले, राजधानी बनाने वाले शासकों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ शासक राजा विक्रमादित्य। ऐसा मानते हैं भगवान का अवतार, भगवान शिव के किसी गण का अवतार थे ये। ठीक है दोस्तों, तो 58 ईसा पूर्व से लेकर 2 ईस्वी तक लगभग 60 वर्ष तक इनका शासन रहा। अपने शासनकाल संभालने के अगले वर्ष में ही इन्होंने शकों से युद्ध किया, शकों को पूरी तरीके से उज्जैन से निष्कासित कर दिया और विक्रम संवत 57 BC में चलाया। ठीक है मित्रों, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत के नाम से भी जाना जाता है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। महान योद्धा, विद्वान, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल, साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म का संरक्षक शासक। राज्यसभा इनकी जो थी, राज्यसभा वो 9 रत्नों से सुसज्जित थी। और फिर ट्रेंड चल गया आगे बहुत सारे शासकों में कि विद्वानों की मंडली को अपनी सभा में स्थापित किया जाए ताकि शासनकार संचालन उत्कृष्टता के साथ हो सके। तो हमारे विक्रमादित्य महान शासक थे। स्वर्ग की तरह उज्जैनी को इन्होंने स्थापित किया था। अब जो 9 रत्न थे इनके दरबार के, उन पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। चिकित्सक के रूप में धन्वंतरी, आदर्श और भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। चिकित्सकों के भगवान है, यानी धन्वंतरी की शपथ दिलाई जाती है, यदि आपको अवगत हो। चिकित्सकों को धनतेरस को धन्वंतरी जयंती हम मनाते हैं। मित्रों, इनकी पुस्तक है रोग निदान व वैद्य चिंतामणि, आप नोट कर लेना, इनकी रचनाएं हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। ये वंश बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसमें अगर थोड़ा समय लेके पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण वंश है, जिसमें भी ये शासक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। IMP कर लो। अमर सिंह की हम बात करें तो ये महान साहित्यकार थे। अमर कोश इनकी रचना है। इसमें भी गर्दभिल्ल वंश की और तत्कालिक प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद शपणक महान न्यायविद और दार्शनिक थे। इनकी रचना है भिक्षाटन। ये प्रत्येक तथ्य 2 नंबर में आने की संभावना है, सावधान हो जाइए, सावधान। भिक्षाटन आया तो क्या लिखोगे? शपणक की रचना है जिसमें न्याय की जानकारी प्राप्त होती है, दार्शनिक विषयों की चर्चा की गई है ना। और शपणक कौन थे? विक्रमादित्य के दरबारी थे गर्दभिल्ल वंश के काल में, है ना। और परिचय में आप बताओगे कि प्रथम सदी के विद्वान थे। ठीक है, प्रथम सदी ईसा पूर्व और ईस्वी के। तो ये तरीका होता है कैसे तथ्यों को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया जाए। और है कुछ नहीं अलग से, बस याद इसी में करना है। लेकिन जब लिखते हैं ना तू मारकर, तो कैसे लिखा जाए ये चीज़ें। शंकु, कौन थे शंकु? ये भी 9 रत्नों में से एक थे, ज्योतिषी थे शंकु, तो ये आप याद रखें। इसके अलावा बेताल भट्ट, है ना, आपने बेताल पच्चीसी का नाम सुना होगा, लिख लेना इसकी रचना बेताल पच्चीसी, जिसमें लोक कथाएँ मिलती है। 25 लोक कथाएँ तात्कालिक प्रशासन समाज की जानकारी प्रदान करती है। सीख के साथ साथ मनोरंजन भी उसमें प्राप्त होता है। लिखना सीखो, विस्तारित करना सीखो। घटकर पर ये कवि थे। कालिदास तो महाकवि थे, घटकर पर कवि थे और कालिदास महाकवि थे। महाकवि कालिदास
जिस प्रकार विक्रमादित्य महान शासक थे और अन्य उत्तरवर्ती शासकों ने इसे उपाधि के रूप में प्रयोग किया इस नाम को, उसी प्रकार कालिदास की उपाधि कुछ एक कवियों ने भी बाद में ली थी, ऐसा उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। लेकिन जो मूल और प्रथम कालिदास थे वह गर्दभिल्ल शासक विक्रमादित्य के दरबारी थे। कई विद्वान इनको चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त सम्राट के दरबारी बताते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत है कि कालिदास विक्रमादित्य, जो गर्दभिल्ल वंश के उज्जैन के महान सम्राट थे, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, उनके दरबार में थे। याद रखेंगे आप। वराह मिहिर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, ठीक है। तो वराह मिहिर को भी आप याद रख लो, ठीक है। खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, बृहद संहिता, लघु जातक इनकी रचना करी। इनको लेकर भी विवाद होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। कौन से चंद्रगुप्त द्वितीय? कौन से चंद्रगुप्त द्वितीय? वही गुप्त वंश के। कालिदास के साहित्य में कहीं पर भी चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम नहीं मिलता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये विक्रमादित्य के ही संभव था। वर रुचि नौवें व्याकरणाचार्य, नौवें जो उनके रत्न थे, पत्र कौमुदी और विद्या सुंदर इनकी रचना है। नोट करो इसको, इम्पोर्टेंट है बहुत। पत्र कौमुदी और विद्या सुंदर, ये नवरत्न आपको क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं अब हम, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर है। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य एक शासक जो उपाधि बन गया। मित्रों, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बात, कैसे कोई शासक उपाधि के रूप में। कथा सरित सागर जो सोमदेव की रचना है दोस्तों, क्या कहती है विक्रमादित्य के बारे में, जरा जानिए। वो पितृहीनों का पिता, बंधुहीनों का बंधु, अनाथों का नाथ, प्रजाजनों का सर्वस्व था। गंधर्वसेन का वह पुत्र, उज्जैन का महान सम्राट, स्वयं ईश्वर का अवतार उनको कहा जाता है। इन उपाधियों से आप उनके व्यक्तित्व का एक छोटा छोटा आइडिया लगा पा रहे होंगे। थेरावली जो मेरुतुंगी की रचना है, विक्रमादित्य शकों को पराजित किया था। इसमें थेरावली भी इस बात की पुष्टि करती है। क्लियर है बात? आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल। तो थेरावली में भी ये जानकारी मिलती है। मैं क्या कर रहा हूँ, कालिदास के समय के विक्रमादित्य की हम बात करें, कुछ कवि ने कालिदास की उपाधि भी ली थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मित्रों, राजबली पांडे बड़े इतिहासकार हुए हैं। विलियम जोन्स विल्सन, इन्होंने कालिदास को गर्दभिल्ल वंश का समकालिक बताया है। आप इनका उल्लेख करके ये बता सकते हैं अगर प्रश्न ऐसा आता है तो। कुछ पुरातत्वविद इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन बताते हैं। तो ठीक है, ये विवाद का विषय हमेशा बना रहेगा जब तक कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं आ जाता। अब विक्रमादित्य के बाद उत्तरवर्ती शासकों की बात करें तो ये 4 नाम आप याद रखना। शुरू में हम 3 शासकों की चर्चा कर चुके हैं, गंधर्वसेन, भर्तृहरि और विक्रमादित्य। और अगले ये 4 शासक, तो 4 और 3 7, इन 7 शासकों को सप्त गर्दभिल्ल कहा गया है। तो ये भी 2 मार्कर बन सकता है, नाम लिखना है सप्त गर्दभिल्ल का। तो इन बाद के 4 शासकों का भी नाम याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। विक्रम चरित्र, जिन्हें धर्मादित्य कहा गया है ना, विक्रम सेन भी नाम मिलता है इनका, विक्रम चरित्र या विक्रम सेन या धर्मादित्य। इसके बाद भाइल, भाइल के बाद नाइल, नाइल के बाद नाहर्द, ठीक है, नाहद्र। याद रख लेना, रट लेना, बहुत चीज़ें हम रट रट के यहाँ पे पहुँचे हैं। सभी लोग ग्रेजुएट हैं, इंटेलिजेंट हैं। अब हम गर्दभिल्ल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था को देखने वाले हैं। इस पीडीएफ का एक शब्द भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको याद नहीं है, तो फिर, क्योंकि आप देखेंगे कोचिंग और बहुत सारे गुरु महात्मा जो लोग हैं ना, इस वंश को बहुत 2-2 घंटे तक आपको पढ़ाएंगे, बीच में एडवर्टाइज करेंगे अपनी कोचिंग का, और मैं यहाँ आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ। तो ये हर बिंदु आपको याद होना चाहिए, हर बिंदु, हर फैक्ट। और इसको विस्तारित कैसे करना है मैं हर क्लास में आपको बीच बीच में बता रहा हूँ। अलग से भी क्लास में हम बताएंगे, आंसर राइटिंग की क्लास में लूँगा आपके सामने। मेरा भी अनुभव रहा है बहुत सारी मेंस देने का, कभी इस पर चर्चा करेंगे मेंस। और इस बार 2022 वाला मेरा साक्षात्कार भी है, मैं आपको बता दूं।
तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप आजकल अगर हम ऐसे नहीं बताएंगे तो फिर कहते हैं कि भाई तुम, आपकी बात हम क्यों माने। तो मैं आपकी भलाई और मदद के लिए ही ये कंटेंट लेके आ रहा हूँ। आप बने रहे मेरे साथ, यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है। केंद्रीकृत प्रशासन था, प्रशासनिक व्यवस्था हम गर्दभील शासन की पढ़े तो केंद्रीकृत प्रशासन। देखो मित्रों, हर शब्द काफ़ी व्याख्याएं अपने आप में समाहित करके रखता है। केंद्रीकृत प्रशासन उसे कहते हैं जिनमें सारी शक्ति राजा में, सम्राट में निहित हो, यानी वही सर्वोच्च न्यायाधीश हो, वही विधि निर्माता हो, वही उस जो विधि का व्याख्या करने वाला हो, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सभी उसी में हो, है ना। अपने कुछ मंत्रियों की सहायता से वो शासन संचालन करता है, समस्त शक्ति उसमें नहीं तो उनको बोलते हैं केंद्रीकृत है। लेकिन विक्रमादित्य के समय विकेंद्रीकरण के कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे उन्होंने शपणक जैसे न्यायविद को अपने दरबार में नियुक्त किया था। ये इस बात का प्रमाण है कि विकेंद्रीकरण ठीक है, क्योंकि शपणक जैसे न्यायविद विद्वान है, प्रजा में जाएंगे, परामर्श करेंगे, उनके सुझावों को प्रशासन में शामिल करेंगे, तो विकेंद्रीकरण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल। मित्रों, समाज वैदिक वर्ण व्यवस्था पर आधारित था उस समय, यानी वो चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण थे। प्रजा बहुत सुखी थी ऐसा माना जाता है। कहीं कहीं कहानियों में ऐसा मिलता है कि अपराध होते ही नहीं थे। सोचो, अपराध मुक्त समाज की कल्पना। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि, व्यापार, पशुपालन और उद्योग, कला, संस्कृति उन्नत अवस्था में थी, है ना। कुटीर लघु उद्योग काफ़ी फल फूल रहे थे। 3-4 मासा चांदी के सिक्के, जिन्हें गर्दभ सिक्के कहा गया है, उस समय प्रचलन में हुआ करते थे। मित्रों, कला, संस्कृति, साहित्य में जो अब मैं फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, प्रत्येक आपको 2 नंबर में मिलेगा, कोई सा भी मिल सकता है। आइए आइए आइए, इनको ले जाइए, सेव कर दीजिए जा करके माइंड में, और बाहर निकालना फिर जब आंसर राइटिंग करेंगे। पहला है कथा सरित सागर, किसकी रचना है? सोमदेव की रचना है। क्या बताओगे? गर्दभील वंश की जानकारी मिलती है, विक्रमादित्य के बारे में बताती है ना। सोमदेव की रचना है। गाथा सप्तशती, ये हाल की रचना है। हाल कौन थे आपको पता है? मैं बता देता हूँ, सातवाहन शासक थे हाल। आप सभी मेरे मित्र जानते होंगे। इससे भी गर्दभील वंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसलिए उस समय का कला, संस्कृति, साहित्य में इनको शामिल कर सकते हैं हम। शत्रुंजय महात्म्य, ये धनेश्वर सूरी द्वारा रचित ग्रंथ है जो हमें गर्दभील वंश की जानकारी प्रदान करता है। ये आपको प्रीलिम्स में तो बहुत महत्वपूर्ण है, सही पर 2 मार्कर भी बनेंगे। सिंहासन बत्तीसी लोकप्रिय कहानियों का संग्रह है, इसमें 32 कहानियाँ मिलती है, जिसमें गर्दभील वंश के विभिन्न शासकों और उज्जैनी का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। बेताल पच्चीसी, बेताल भट्ट की रचना है, ज्ञान मनोरंजन का मिश्रण है यह रचना। ठीक है मित्रों, तो इतना आप याद रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वंश आपको याद हो गया होगा। वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। मैं एक बार इसको पॉज कर देता हूँ आपके लिए। अब ये है ना, इसको बड़ा कैसे करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे करके, फिर आप जूम करके लिख लेना। ये प्रथम पृष्ठ है, ये द्वितीय पृष्ठ है और ये तृतीय पृष्ठ है। तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए, और बने रहिए। आपके सुझाव आमंत्रित है, कमेंट कर दीजिए। मैं कोई विशेषज्ञ टीचर नहीं हूँ, आपकी ही तरह एस्पिरेंट हूँ। अगले 2 वीडियो में हम यूनिट 2 फिनिश करने वाले हैं। परमार और गोंड दोनों वंश बचे हैं, बाकी आप पिछले लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके देखिए। यूनिट 2 फिनिश होने वाली है, और छोटे छोटे वीडियो में देखो, आज का वीडियो मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, जो भी 24 मिनट तक गया है, तो विशेष बड़े वीडियो नहीं है। टू द पॉइंट कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।